and welcome to DM But Group Tuition, a place for all the rankers. आज हम अपने टेक्स्ट बुक एसएस से चैप्टर नंबर 2 लेने जा रहे हैं. सभी को अपनी एग्ज़ाम में ये चैप्टर होगा ही और काफ़ी सारी यूज़फुल जानकारियाँ अर्थ के बारे में हमें दी गई है, या इसमें से कुछ तो ऐसी है जो आपको कई हद तक सरप्राइज भी कर पाएंगी. तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, यानी कि व्हाट इज अराउंड अस. क्या क्या है अपने आसपास या अपने इर्द गिर्द, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पूरी जानकारी देने वाले हैं. और आप देख सकते हो कि जो पिक्चर आपको अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बस यही कुछ चीज़ें हैं जो हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द या पृथ्वी में समाई हुई है. तो चलिए सभी का कुछ डिटेल में डिस्क्रिप्शन लेते हुए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज अराउंड अस. अब क्या है क्या नहीं, लेट मी स्टार्ट विद दैट. व्हाट इज अराउंड अस. धनवीन वॉज रोमिंग इन द गार्डन विद हिज मदर. एक धनवीन छोटा सा बच्चा है जिसे बहुत सारी क्यूरियोसिटी, बहुत सारे क्वेश्चन जिनके दिमाग में रहते हैं, बस कुछ आप ही लोगों की तरह, आप ही जैसा, राइट. वाइल वॉकिंग अ क्वेश्चन अरोज इन माइंड. अब वो और उनकी मम्मी चल रहे थे, धनवीन और उनकी मम्मी चल रही थी, और अचानक ही बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन आया. धनवीन आस्क्ड हिज मदर व्हाट इज लैंड मेड अप ऑफ. अब क्या हुआ कि धनवीन ने बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन किया. वो जहाँ पे चल रहा था, चलते चलते उसके दिमाग में सिर्फ यही विचार आया कि मम्मी ये ज़मीन किससे बनी है. लो बताओ. मदर रिप्लाइड डू यू सी द सन एवरी डे. द सन टू हैज अ फैमिली विच इज़ नोन एज द सोलार फैमिली. ये इसे आप MCQ के लिए तैयार रखिएगा. कई सारी स्कूल्स ऐसे हिडन या कुछ कम इंपॉर्टेंस वाले MCQs कभी कभार पूछ लेती है, तो ये आपको पूछा जा सकता है. यहाँ धनवीन की मम्मी सबसे पहले धनवीन को सोलर यानी कि सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली के बारे में बताना शुरू करती हैं. वो पूछती है कि तुम रोज सूरज देखते हो ना, तो जब भी आप सूरज देखते हो तो जिस तरह तुम्हारी एक फैमिली है वैसी सूरज की भी फैमिली है, और जो सूरज की जो फैमिली है उसे क्या कहा जाता है, सोलर फैमिली कहा जाता है. अवर अर्थ इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली. सबसे बढ़िया वाली बात, ये भी MCQ के मैटर हो सकती है. और यहाँ पे धनवीन को उनकी मदर द्वारा इतना ही बताया जाता है कि हमारी जो अर्थ है जिस पे हम रह रहे हैं वो भी एक सोलर फैमिली का ही हिस्सा है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट only the earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air to sustain living beings. और उनकी मम्मी उनको ये भी बताती है कि सोलर फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा मेंबर है जहाँ की एटमॉस्फेयर, जहाँ का टेम्परेचर, जहाँ का वाटर, जहाँ का एयर हमारे जैसे लिविंग बींग्स या अपने आसपास जितने भी लिविंग बींग्स रहते हैं उन सभी के लिए ये सुटेबल है. तभी हम लोग यहाँ पे एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं. जनरली इट इज बिलीव्ड दैट पार्ट ऑफ सन which has been detached from the sun after the collision is earth. ऐसा भी बताया जाता है कि बरसों पहले सूरज से कोई चीज टकराई थी. वो चीज इतनी भयंकर थी कि सूरज का एक टुकड़ा सूरज से डिटैच यानी कि अलग हो गया था, और सूरज का वही टुकड़ा जो सूरज से अलग हो गया वो आगे जाके क्या बना, अर्थ बना. बहुत ही सरप्राइजिंग बाबत है, आपने ये कभी सुना नहीं होगा मेरे ख्याल से. एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ फायर बॉल. और यहाँ पे उनकी मम्मी ये भी बताती है कि जब पृथ्वी सूरज से अलग हुई, एब्सोल्युटली इट वॉज अ पार्ट ऑफ द सन, तो वो पूरा फायर बॉल था. दिस फायर बॉल स्टार्टेड टू कूल डाउन स्लोली. और ये धीरे 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 इस फायर बॉल ने, जिसे हम अर्थ बोलते हैं, जिस पे हम आजकल रह रहे, वो धीमे धीमे कूल डाउन या धीरे से कूल डाउन होना शुरू हुआ. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस the elements
which got transformed into solid are known as the lithosphere. एब्सोल्युटली कंप्लीट एमसीक्यू की मैटर है. अब मैं जो 3 लाइंस बोलने जा रहा हूं, समझ लीजिए आपकी स्कूल इसे एमसीक्यू में लेगी ही लेगी, तो आपको ये सभी लाइंस लर्न बाय हार्ट कर लेनी है किसी भी कीमत पे. उनकी मम्मी ने ये भी बताया कि जो ये कूल डाउन की प्रोसेस हो रही थी वो फायर बॉल की जो सूरज से अलग हुआ था, उसमें से उस प्रोसेस के दरमियान जो चीजें ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड या जो सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो गई उसे हम कौन से नाम से जानते हैं? उसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं. द एलिमेंट विच गॉट ट्रांसफर्ड इनटू लिक्विड आर नोन एज द हाइड्रोस्फीयर. और उसी दौरान जो वो फायरबॉल था, जो कूल डाउन हो रहा था, उसमें से जितने भी एलिमेंट, जितने भी तत्व लिक्विड में कन्वर्ट हुए, जितने भी तत्व लिक्विड में कन्वर्ट हुए, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. तो लिथोस्फीयर वो है जो सॉलिड में कन्वर्ट हुए, हाइड्रोस्फीयर वो है जो लिक्विड में कन्वर्ट हुए. द एलिमेंट विच ट्रांसफॉर्म इनटू गैसेस came to be known as atmosphere. बहुत ही बढ़िया बात बोली उन्होंने. और जब वो कूल डाउन, वो फायरबॉल कूल डाउन हो रहा था, उसमें जितने भी एलिमेंट्स जो गैसेस में तब्दील हो गए, ओके, गैसेस में तब्दील हो गए, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं. और अबाउ ऑल, अभी भी कुछ है, देखिए जरा, अबाउ ऑल the living world which developed due to land, water and air came to be known as the biosphere. बहुत ही बढ़िया बात. और जब इन 3 चीजों का संगम हो गया और इन 3 चीजों का फॉर्मेशन हो गया और इन 3 चीजों की फॉर्मेशन की वजह से जो लिविंग बींग्स पृथ्वी पे आए, इसमें हम भी आ गए और अदर ऑर्गेनिज्म भी आ गया. तो जितने भी लिविंग बींग्स पृथ्वी पे आए उसे हम कौन से नाम से जानते हैं भाई? उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं. लिथोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं स्थलमंडल. स्थलमंडल जरूर से याद रखिएगा. स्थल यानी कि जगह, जगह यानी कि प्लेस, प्लेस यानी कि सॉलिड. हाइड्रोस्फीयर को क्या बोलते हैं? जलमंडल. जैसे लिथोस्फीयर को क्या बोलते हैं? स्थलमंडल. वैसे ही हाइड्रोस्फीयर को क्या बोलते हैं? जलमंडल. जल, जल कैसा होता है? लिक्विड. लिक्विड माने क्या? हाइड्रोस्फीयर. वातावरण, वातावरण को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. और जैविक चीजें, जो हमारे जैसी जितनी भी जैविक चीजें हैं, वो जैविक मंडल है, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं. इन दिस वे द 4 स्फीयर came into existence on earth. बस इसी तरह से ये 4 मंडलों का अस्तित्व दुनिया में आया. यहाँ पे एक पिक द्वारा आपको ये सभी चीज़ें दिखाई गई है. जो वातावरण उसे एटमॉस्फेयर बताया गया है. जो पंछी, जो लिविंग बींग वहाँ पे हैं, उसे क्या दिखाया गया है? बायोस्फीयर दिखाया गया है. मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भाई देखिए, वहाँ पे जो पीछे जो गाय दिख रही है, वो आदमी दिख रहा है, वो भी बायोस्फीयर ही बोल सकते हैं उसे भी. और जितना भी जल में है, जल में जितना भी जीवन है, उसे भी हम बायोस्फीयर बोल सकते हैं. उसके अलावा जो पानी है, जो पानी पृथ्वी के सतह के ऊपर है, पृथ्वी के सतह के नीचे है, उसे हम हाइड्रोस्फीयर का नाम ज़रूर से देख सकते हैं, कह सकते हैं. अगर आप देखिए तो जो खेत है, खेत के बाजू में जो रोड है, रोड के बाजू में जो पूरा टाउन है, वो जो टाउन जिस पे बसा है, जिस सॉइल पे बसा है, उसे हम क्या बुलाएंगे भाई? लिथोस्फीयर हम बुलाएंगे. ओके, तो काफ़ी बढ़िया वाला यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, जिससे आप बहुत अच्छी तरह इसका अंदाज़ा ले सकते हैं कि हम एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर किसे कहते हैं. चलिए, आज सबसे पहले सीखने की शुरुआत किससे करते हैं? तो आज सबसे पहले हम सीखने की शुरुआत करते हैं लिथोस्फीयर से. लिथोस्फीयर यानी कौन? ऐसे एलिमेंट्स जो सॉलिड में कन्वर्ट हुए, उसे क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर. हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? स्थलमंडल बोला जाता है इसे. स्थल, स्थल यानी कि प्लेस, और प्लेस तो सॉलिड ही रहेगा. एब्सोल्युटली. द स्फीयर ऑन विच वी लिव इज नोन एज द
लिथोस्फीयर, एब्सोल्युटली। और जिस गोले पे, जिस मंडल पे हम रह रहे हैं, जिस पे हमारा घर बसा है, जिस पे हम दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, रह सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे भाई? लिथोस्फीयर बोलेंगे। लिथो, अब ये लिथोस्फीयर ऐसा नाम कैसे पड़ा? तो सबसे पहले लिथोस्फीयर को थोड़ा अलग करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड लिथोस्फीयर में सबसे पहला वर्ड कौन सा है? तो लिथोस्फीयर में सबसे पहला वर्ड है लिथो। लिथो मीन्स रॉक एंड स्फीयर मीन्स लेयर। यहां लिथो का मीनिंग क्या होता है? रॉक। रॉक यानी ऐसी हार्ड जमीन जो कभी भी टूट नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो उसे थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन रॉक एक ऐसी जगह है जो कभी भी टूट नहीं सकती। नंबर 2, और स्फीयर। स्फीयर का मीनिंग क्या है? तो स्फीयर का मीनिंग होता है लेयर, यानी सीधी भाषा में या आसान भाषा में बोले तो रॉक के ऊपर बिछा हुआ लेयर, जिसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। The upper layer of the earth is made of soil and soil materials like rock. जो अपनी ऊपरी सतह है, जो जमीन की हमारी ऊपरी सतह जो रहती है, वो ऊपरी सतह को हम क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? सॉइल। उसे लैंड नहीं बोला जाता। जिस सतह पर, जो सतह हमें दिखती है पृथ्वी के ऊपर, उसे सॉइल बोला जाता है। सॉइल के नीचे की जो सतह रहती है उसे लैंड बोला जाता है, राइट। और ये जो सॉइल है वो बनता किस है? तो सॉइल बनता है रॉक, यानी कि खड़क जैसे सॉलिड पदार्थों से ये सब बना हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लिथोस्फीयर। आप लोग बहुत बरसों से ये जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा बोल सकते हैं कि वर्ल्ड के या पृथ्वी के 3 हिस्सों में पानी है, एक हिस्से में जमीन है। तो जमीन की तो हमेशा ही पूरे वर्ल्ड में दिक्कत रही ही है। क्यों? क्योंकि 3 सतहों पर तो पानी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सतह पे क्या है? तो एक ही सतह पे जमीन है। और जमीन को हम क्या बोलते हैं? सॉइल को हम क्या बोलते हैं? ये जो सॉलिड बन गया उसे हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो ये एक एमसीक्यू की मैटर हो गई कि पूरी वर्ल्ड में 29% अपना जो स्फीयर, अपना जो पृथ्वी का गोला है, उसमें 29% लिथोस्फीयर है। बाकी सब क्या है? तो बाकी सब यानी कि 69% क्या है? तो 69% एब्सोल्युटली हाइड्रोस्फीयर है। वो जब आएगा तब बात करेंगे हम। फाइन। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर थिक। जब से बढ़िया बात, ये भी एमसीक्यू की मैटर है, आपको जान के काफ़ी हैरानी होने वाली है। ये ज़मीन की सतह कितनी चौड़ी है ये आप जान लीजिए, कितनी थिक है आप ये जान लीजिए। ये तकरीबन 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर थिक है। सोचिए, ज़मीन को अगर आप खोदना शुरू करेंगे तो तकरीबन आपको 64 या 100 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा। इतनी चौड़ी, इतनी थिक उसकी क्या है भाई? एब्सोल्युटली ऊपरी सतह है। द थिकनेस of the lithosphere is not the same everywhere on the earth. Similarly, their interior and exterior do not have identical physical features. बहुत बढ़िया बात बताई। सभी जगह ये थिकनेस एक समान नहीं होती, और उसी तरह से उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर यानी अंदर क्या है और बाहर क्या है, यानी लैंड में क्या है और सॉइल में क्या है, वो भी फिजिकल फीचर अनुसार अलग अलग ही होता है। या ऐसा हम बोल सकते हैं कि जैसा जिस देश का एटमॉस्फेयर हो उसी तरह से ये लैंड और सॉइल बिहेव करता है। तो उसका फिजिकल फीचर्स भी कैसा है? जो अलग अलग रहता है। इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक सॉइल एंड रॉक्स। वैसे ज़्यादातर ये 2 चीज़ों का बना हुआ होता है। एक तो सॉइल जो हमें ऊपरी सतह दिखती है वो, और दूसरा नंबर 2 रॉक्स। इन दोनों चीज़ों के मिक्सचर से ये पूरी चीज़ बनती है। लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स एंड वैलीज आर सीन ऑन द लिथोस्फीयर। हमें माउंटेन्स भी दिखते हैं, प्लेटाउ भी दिखते हैं, प्लेन्स यानी खुले मैदान भी दिखते हैं, वैलीज यानी खाई भी दिखती है। सब कुछ हम कहाँ पे देख पाते हैं? ये सब लिथोस्फीयर में देख पाते हैं। द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस एज वी मूव टॉवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। द मॉल्टन रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज मैग्मा। अब ये आप बराबर से सुन लीजिएगा, जबरदस्त मैटर है। आपको इन्फॉर्मेशन तो अच्छी मिलने ही वाली है, साथ ही साथ एक एमसीक्यू का बढ़िया वाला एमसीक्यू भी इसमें है।
देखिए जैसे आप सेंटर ऑफ द अर्थ जाना शुरू करेंगे, चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पृथ्वी की जो सतह है वो तकरीबन 64 टू 100 किलोमीटर की है। अगर आपने चलिए आप जिद पे उतरी आए और आपने उसको उसकी खुदाई आपने धारों के शुरू कर दी है। ओके, जैसे 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 आप सेंटर ऑफ द अर्थ में जाना शुरू करेंगे वैसे 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 वो और ज़्यादा गर्म होता जाएगा। कई बार हम लोगों ने ऐसा सुना है कि जब बारिश थोड़ी कम पड़ती है ना तो पापा के मुंह से आपने ज़रूर से ये सुना होगा कि देखिए यार पूरी अर्थ की गर्मी बाहर आ रही है, गर्मी बाहर आ रही है। तो हाँ, अर्थ के निचली सतहों पर जब आप नीचे 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 और नीचे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही गर्मी है, नो डाउट अबाउट दैट। द मॉल्टन रॉक्स, कौन सी रॉक्स है ये? मॉल्टन रॉक्स है। जो मॉल्टन रॉक्स है इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अगर हम अर्थ में काफ़ी नीचे चले जाएंगे तो वहाँ पे मॉल्टन रॉक्स हैं। जो मॉल्टन रॉक्स है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। और ये जो मैग्मा है यानी कि जो अपनी मॉल्टन रॉक्स है उसे और अगर आसान भाषा में मैं बताऊं तो वो होता है ज्वालामुखी, वो होता है लावा जो कभी कभार फट के जमीन से बाहर आ जाता है। देयर आर मैनी गैसेस प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ विच राइज अप विद प्रेशर एंड हीट। जमीन के अंदर भी काफ़ी सारे गैसेस है और जब भी धरती या ज़मीन ज़्यादा गर्म होती है तो गैसेस बाहर निकलती ही है। बट द प्रेशर ऑफ द रॉक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वली स्ट्रॉन्ग, दस बैलेंस बिटवीन द टू इज मेंटेन। अब ऐसी गैसेज ज़्यादा ज़मीन से बाहर आएगी तो उस जगह की ज़मीन बैठ जाएगी। लेकिन देखिए बढ़िया वाली बात अर्थ में क्या हो गई है? तो अर्थ में बढ़िया वाली बात ये हो गई है कि जो रॉक वाली जो ज़मीन है, सॉइल के नीचे जो रॉक वाली जो लैंड है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो ज़्यादा गैसेस को बाहर आने देती नहीं। तो इस तरह से बैलेंस मेंटेन हो जाता है और हम लोग अच्छी तरह से अपने घरों में रह पाते हैं। सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक, और इसी वजह से जो रॉक सॉलिड जो है उसी वजह से अपना जो धरती का जो क्रस्ट है, जो सॉइल वाला पार्ट है, वो टूटता या बिखरता नहीं है। व्हेन द बैलेंस बिटवीन द टू इज नॉट मेंटेन द क्रस्ट ब्रेक्स एंड अ वॉल्केनो इरप्ट्स। बस तो जब वॉल्केनो कब होता है, लावा यानी कि ज्वालामुखी कब फटता है? जब इन दो चीज़ों में जो गैसेस बाहर आ रही है, अगर ऊपरी सतह वाली रॉक्स अगर उन गैसेस को नहीं रोक पाती तो समझ लीजिए वॉल्केनो इरप्शन होगा ही। वॉल्केनो इरप्शन मीन्स ज्वालामुखी फटेगा ही फटेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसका। मम्मी, हाउ इज द लिथोस्फीयर यूजफुल टू अस? ओके, यहाँ पे वो पूछ रहा है राइट कि मम्मी, धनवीन अपनी मम्मी से पूछ रहा है कि मम्मी ये लिथोस्फीयर यूजफुल किस तरह से है अपने को? वेयर कैन वी कंस्ट्रक्ट आवर होम इफ़ द लिथोस्फीयर इज़ नॉट देयर? सबसे बढ़िया जवाब उनकी मम्मी ने उनको दे दिया कि बेटा अगर ये लिथोस्फीयर नहीं होता तो सोचो तुम अपना घर कहाँ पे बनाते? विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी गेट वाटर टू ड्रिंक? लिथोस्फीयर अगर नहीं है तो पीने का पानी भी हमें नहीं मिलेगा। या 3 भाग पानी है लेकिन 3 भाग पानी में है क्या? सिर्फ और सिर्फ समुद्र, खारा समुद्र है और समुद्र का पानी हम कभी भी नहीं पी सकते। दैट यू मस्ट बी नोइंग वेल। ओके फाइन, हाउ कैन वी गेट water to drink, agriculture for food, minerals for industries and forests. Okay, एब्सोल्युटली कोई एग्रीकल्चर के लिए कोई पानी नहीं मिलता। एग्रीकल्चर के लिए अगर पानी नहीं मिलता तो फूड, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट ये सब डेवलप कैसे होते? ये सभी चीज़ें डेवलप इसी वजह से हुई है बिकॉज लिथोस्फीयर का निर्माण यानी कि सॉलिड एलिमेंट्स का निर्माण वो सूरज के फायरवॉल से हुआ। इस वजह से ड्रॉ अ पिक्चर depicting all the details you observe on lithosphere based on our कॉन्वर्जेशन। वैसे चलिए ठीक है, मम्मी ने उनको एक टास्क भी दे दिया है कि आपको आज इतना कुछ करना है, लेकिन हमें कुछ नहीं करना। हमें तो भाई अब जाना है नंबर 2 पे, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। अब याद कीजिए बच्चे, हाइड्रोस्फीयर हम किसे बोलेंगे? तो एब्सोल्युटली जो फायरबॉल में जितनी भी चीज़ें लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हुई
उसे हमें क्या नाम दिया है? उसको हमने नाम दिया है हाइड्रोस्फीयर। तो चलिए आज हाइड्रोस्फीयर की भी कहानी ख़त्म करते हैं। सेपरेटली आप इतना ज़रूर से याद रखिएगा कि आपको एज अ शॉर्ट नॉर्म लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, वो उन चारों में से एक शॉर्ट नोट लिखने की आ सकती है। और कभी कभार एक 5 मार्कर्स में इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देना भी होता है। तो मेरे ख्याल से अगर ये 4 चीज़ें आपने अच्छी तरह से लर्न बाय हार्ट कर लिया ना, इसको अच्छी तरह से सीख लिया, इसको अच्छी तरह से अगर आपने याद कर लिया, तो कॉपी माय वर्ड्स, आपको इस लेसन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अरे मैं तो बोलता हूँ जैसा मेरा वीडियो ख़त्म हो पूरा एक बार लिख लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, पढ़ने बैठ जाइए, तो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। चलिए सीखते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट हाइड्रोस्फीयर। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। द हाइड्रोस्फीयर इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर क्या है? तो हाइड्रोस्फीयर वो एक लिक्विड कंपोनेंट है, लिक्विड पदार्थ है जो पृथ्वी पे पाया जाता है। इट इंक्लूड्स द ओशन, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। इसमें नदियाँ, झरने, समुद्र, जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें जो लिक्विड के साथ जुड़ी है वो सभी इसमें आ जाती है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द एरिया ऑफ वाटर इज मोर दैन दैट ऑफ लैंड। ओके, वो तो सभी लोग जानते हैं कि तकरीबन 3 गुना बड़ा है हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर से। हाइड्रोस्फीयर कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। अच्छा, मेरा मैथ्स पहले से ही वीक है भाई, मैंने 69 बोला था। नहीं 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 नहीं, अगर आप 2900 में से माइनस करोगे तो इट विल बी 71। चलिए बच्चे कोई बात नहीं, 71 अपना हाइड्रोस्फीयर रहेगा। हाइड्रोस्फीयर कवर करता है अर्थ को। Fine, a water body in hydrosphere that carries a huge amount of water is known as the ocean. और ज़्यादा हाइड्रोस्फीयर में सबसे ज़्यादा पानी अगर कहाँ पर भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओशंस में है। देयर आर दीज ओशंस आर द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। जितने भी ओशंस हैं यहाँ का उनका नाम दिया हुआ है, आपको इसे याद कर लेना है, शायद 1 मार्कर में आ सकता है। तो कौन कौन से ओशन है? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन। तो 4 ओशंस का नाम आपको पूछ सकते हैं 1 मार्कर में, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ऑल दीज ओशंस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। सभी के सभी ओशंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। द वाटर बॉडीज क्लोज टू द लैंड आर नोन एज सीज, बेस, स्ट्रैट्स, गल्फ्स एक्सेट्रा। और जितनी भी लैंड यानी जितनी भी ज़मीन जो जुड़ी कहाँ से है, जो जुड़ी हो समुद्र के साथ, उसे क्या बोलते हैं? उसे सी बोल सकते हैं। बड़े समुद्र को ओशन बोलते हैं, छोटा जो क्रीक जैसा रहता है उसे सी बोलते हैं, बे। या यहाँ गुजरात में भी बे ऑफ खंभात है जिसे हम खाड़ी बोलते हैं, स्ट्रेट्स या गल्फ्स जिसे बोल सकते हैं। द ओशन ऑन द अर्थ आर ह्यूज एंड डीप। ओके, जितने भी ओशंस है दुनिया में या पृथ्वी पर वो काफ़ी गहरे हैं। सबसे बड़ा सरप्राइजिंग बात मैं बता दूँ कि आज दिन समुद्र का तल किसी ने देखा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने समुद्र का तल ढूंढने की कोशिश की है। भले ही साइंस ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन आज तक हमें मालूम नहीं कि समुद्र का तल कहाँ पे है, यानी कि वेयर इज़ द सरफेस ऑफ द ओशन। ओशन का सरफेस कहाँ पे है वो किसी को मालूम नहीं। Valleys with depth of 10 to 11 kilometers are located at their bottom. Okay, ऐसा बोल सकते हैं कि वो शायद 10 या 11 किलोमीटर अंदर बॉटम में जा सकता है। The ocean bed has similar features like that of the surface of the earth. और लोग ऐसा भी बताते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान है कि जो नीची सतह जो ओशन की होगी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो ऊपरी सतह जो सॉइल वाली सतह है वैसी ही सतह वो ओशन की सबसे निचली वाली सतह जिसे बोल सकते हैं वो हो सकती है। इट हैज़ हाई माउंटेन्स, प्लेटाउज, वास्ट प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। इन सब में यस दरिया के अंदर आपको पहाड़ भी देखने को मिल जाएंगे, प्लेटाउस भी देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारा ज़मीन वाला एरिया भी देखने को मिल सकता है। वैली यानी उसमें भी खाई हो, ऐसा कुछ हो सकता है। जब आप दरिया की सतह तक पहुंचेंगे तो दरिया की सतह भी कुछ अपने इस सतह जैसा ही लिथोस्फीयर जैसा, लिथोस्फीयर की जैसी सतह है वैसी ही सतह
सतह हमें देखने को मिल सकती है। ये सभी चीज़ें आप अपने लिए सरप्राइजिंग है, लेकिन नहीं काम की है एमसीक्यू के लिए भी, तो आपको याद तो रखना ही है। मम्मी, हाउ मच वाटर विल देयर बी इन द सीज सिंस सी वाटर इज सॉल्टी, इज इट यूजफुल टू अस? और एक क्वेश्चन, कुछ भी पढ़ाओ नया क्वेश्चन बच्चा अरोस कर ही लेता है। वो पूछता है कि मम्मी, सीज कितने गहरे होते हैं और सी का पानी तो खारा होता है, तो ये सॉल्टी वाटर जो भी है वो अपने को क्या यूज़फुल होता है कि नहीं होता है? यस, ओशन कंटेन्स 97% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ। आप समझ लीजिए कि दुनिया में जितना भी पानी है उसका 97% पानी कहाँ पे है? तो उसका 97% पानी दरिया में यानी कि ओशन में है। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली 1/3 of remaining water is trapped in ice caps and glaciers at poles, हिमालयस एंड अदर माउंटेन्स। बाकी का जो 1/3 हिस्सा है तो उसमें भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि कई सारे हिस्से जो बर्फ़ में कन्वर्ट होके या ग्लेशियर के स्वरूप में या आइस कैप के स्वरूप में वो आपको पोल्स में यानी कि नॉर्थ पोल में आपको देखने को मिल जाएंगे, हिमालय पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारे माउंटेन्स है वर्ल्ड के जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 1/3% ऑफ वाटर उन बर्फीले पहाड़ों ने कवर किए हुए हैं। सम वाटर इज एक्यूमुलेटेड इन द लेक्स एंड सम फ्लोज इन द रिवर्स एंड सम इज स्टोर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ एज ग्राउंड वाटर। अच्छा, चलिए और पानी कहाँ कहाँ पे है? तो देख सकते हैं हम ऐसा कि कुछ पानी ऐसा है जो लेक्स यानी कि तालाबों में हमें मिल जाता है, कुछ पानी ऐसा है जो नदियों में बहता हमको मिल जाता है, और कुछ पानी ऐसा है जो अपनी जो सॉइल है इस सॉइल की निचली सतह पे हमें को देखने को मिल जाता है, जिसे हम पाताल लोक बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? पाताल लोक। ऐसे ऐसे काल्पनिक स्टोरीज में हमने उसे क्या नाम दिया है? पाताल लोक। और सभी लोग जानते हैं कि पाताल लोक तो पानी से भरा हुआ है, तो थोड़ा बहुत पानी हमें वहाँ पे भी मिल जाता है। द अमाउंट ऑफ पोर्टेबल फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज लेस, फ्रेश वाटर इज प्रेशियस। सबसे पहली बात आप सूझ लीजिए कि द अमाउंट ऑफ पोर्टेबल इज इक्वल टू वॉट, जो हमें फ्रेश पानी जिसे बोलते हैं, जिसका यूज़ हम पीने के लिए करते हैं, वो बहुत कम है। तकरीबन 1% ही पीने लायक पानी है पूरी दुनिया में, सिर्फ केवल 1% पानी पीने लायक है। तो आप समझ लीजिए कि पीने का पानी कितना प्रेशियस है और हम ऐसे पानी का किस तरह से और कितना ज़्यादा वेस्ट करते हैं, आप खुद ही सोच सकते हो। दिस फ्रेश वाटर इज़ रिक्वायर्ड बाय लिविंग बींग्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस। और दुनिया में जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी को पानी की ज़रूरत है। अगर इस तरह से हमने पानी का वेस्टेज करता रहा तो हाँ, एक दिन ऐसा आएगा कि हमें किसी को भी फ्रेश पानी मिलने वाला नहीं है। द मॉइस्चर फॉर रेन विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम द ओशन ओनली। लेकिन सबसे अच्छी वाली बात यहाँ पे ये भी लिखी गई है कि भाई जो फ्रेश वाटर ज़्यादातर कहाँ से आता है? बारिश से आता है। तो लेकिन जो बारिश के बादल होते हैं वो बारिश के बादल पानी कहाँ से लेते हैं? ओशन में से लेते हैं। तो ओशन में नमी की वजह से पानी भाप बन के ऊपर जाता है, बादल उन पानी का स्टोर करता है, उसे फ्रेश वाटर में वो कन्वर्ट होता है और वो फ्रेश वाटर बारिश के स्वरूप में हमारे सामने आगे आ जाता है। तो आज हम लोगों ने दो चीज़ें सीखी है, एक लिथोस्फीयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर। आई होप को आपको समझ आ गया होगा। चलिए, not more than this, I am gonna back with my new video quite soon. तब तक just wait and watch. Bye from this side.